बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ दूसरा जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्न उत्तर को आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कठिन शब्द को एक बार जोर से बोलेंगे। सबसे पहला है बादशाह, इसके बाद मंत्री, मुसीबत, विद्या, बुद्धि, अभिमान, कलई, जहाँपना, मूर्ख, लेकिन, विश्वास, हिंदुस्तान, आवाज, अचकन, गहराई, इकट्ठा, संतोषजनक, बिरबल, दाढ़ी, सिर, अक्ल, पगड़ी, अनुरोध, नाक, भौं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अकबर के कुछ दरबारी बिरबल से क्यों जलते थे? भाई, अकबर के जो दरबारी है वो बिरबल से क्यों जलते थे? तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर भी बिरबल को बहुत पसंद करता था और खुद बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। मतलब जो बादशाह था, बादशाह अकबर भी बिरबल को बहुत पसंद करता था और खुद बिरबल की जो बुद्धि थी उसके आगे बड़े से बड़ा भी उसके आगे टिक नहीं सकता था। तो इन सब कारणों से सारे दरबारी थे उस बिरबल से जलते थे। प्रश्न दूसरा, ख्वाजा सरा कौन थे? उन्हें किस बात का अभिमान था? भाई, इसका उत्तर है, ख्वाजा सरा अकबर के खास दरबारी थे और उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मतलब ख्वाजा सरा भी अकबर के खास दरबारी थे, उनको भी अपनी विद्या और बुद्धि का बहुत ही अभिमान थे। लेकिन बच्चों, हमें अपनी विद्या और बुद्धि का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, बीरबल के बारे में ख्वाजा सरा की क्या धारणा थी? मतलब धारणा मतलब उनकी क्या सोच थी? मतलब वो बीरबल के बारे में ख्वाजा सरा क्या सोचते थे, मतलब उनको कैसा समझते थे? तो इसका उत्तर है, ख्वाजा सरा बीरबल को अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक और मूर्ख मतलब ख्वाजा सरा जो थे वो बीरबल को एकदम छोटा सा बच्चा, मतलब पागल बच्चा और एकदम मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो अपने सामने एक छोटा सा नीरा बालक मतलब जिसको कुछ नहीं आता और मूर्ख समझते थे। प्रश्न चौथा, ख्वाजा सरा ने बीरबल को अकबर के सामने मूर्ख साबित करने के लिए क्या तरकीब सोची? तरकीब का मतलब होता है आइडिया। मतलब ख्वाजा सरा ने बीरबल को अकबर के सामने, मतलब ख्वाजा सरा जो अकबर का भी एक दरबारी था और उस दरबार में बीरबल भी था, तो भाई अकबर के सामने मतलब राजा के सामने बीरबल को मूर्ख मतलब उसको पागल मूर्ख साबित करने के लिए उसने क्या तरकीब मतलब कौन सा आइडिया, उसने कौन सा षड्यंत्र सोचा, मतलब उसने क्या किया ऐसा कि उससे बीरबल को अकबर के सामने मूर्ख साबित किया जाए? तो इसका उत्तर है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ कठिन प्रश्न सोचे और बादशाह को बोला कि आप यह सारे प्रश्नों का हल बीरबल से पूछिए। ख्वाजा सरा को विश्वास था कि बादशाह से इस तरह के प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि बीरबल ख्वाजा सरा के आगे कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, उसको हराने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न बनाए, कठिन प्रश्न बनाए और अकबर को दे दिए और बोला कि आप ये जो प्रश्न है वो बीरबल को पूछिए। और ख्वाजा सरा ने ये सोचा कि ये प्रश्नों के जवाब सुनते ही बीरबल रोने लगेगा, हार मान लेगा और उसी तरह से अकबर के सामने उसका नाम बड़ा और बीरबल का नाम छोटा हो जाएगा। वही उसकी सोच थी। आपको तो पता है कि उसकी सोच बीरबल को नीचा दिखाने की थी। प्रश्न पांचवा, ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था और बीरबल ने उसका क्या उत्तर दिया? तो ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था? उत्तर, ख्वाजा सरा का पहला सवाल यह था कि संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर एक छड़ी को जमीन में गाड़ कर बोला कि
कि संसार का केंद्र इस जगह पर है। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास नहीं है तो वह फीते से सारी दुनिया को नापकर मुझे दिखा दे। इसका उत्तर में आप लोग क्या समझे बच्चों? उत्तर तो आप लोग याद कर लेते हो, उसको रट लेते हो, लेकिन उस उत्तर को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर ख्वाजा सरा ने यह बोला कि भाई संसार का केंद्र, केंद्र मतलब मध्य बिंदु। जैसे कि हम लोग एक प्लेट लेते हैं खाने की, उसके एग्जैक्ट बीच में आप या फिर ब्लैक बोर्ड पे एक सर्कल बनाओ। उस सर्कल में जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र, केंद्र मतलब एकदम बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच, हम जिसको बोलेंगे एकदम बीचों बीच की जगह कौन सी? तो भाई ख्वाजा सरा ने ये बोला कि भाई पृथ्वी का केंद्र मतलब संसार मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई उसका सेंटर कहाँ है, उसका मध्य बिंदु कहाँ है? तो भाई बीरबल ने उसका जवाब दिया, क्योंकि बीरबल के पास भी उसका जवाब तो नहीं था, लेकिन बीरबल ने ऐसे प्रश्न का जवाब क्या दिया? उन्होंने छड़ी हाथ में उठाई और वो पृथ्वी के कहीं भी कोने में खड़े होंगे तो बोला कि भाई ये पृथ्वी का केंद्र मतलब संसार का केंद्र है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये सारी पृथ्वी को नाप ले। तो आपको तो पता है कि भाई ख्वाजा सरा भी उसको नापने वाला नहीं था, क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। मतलब ऐसे बेतुके प्रश्नों का जवाब भी बेतुका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल क्या था और बीरबल ने उसका क्या उत्तर दिया? उत्तर, ख्वाजा सरा का दूसरा प्रश्न यह था कि आकाश में कुल कितने तारे हैं। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर एक भेड़ मंगवाकर कहा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है उतने ही आकाश में तारे हैं। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास नहीं है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। उसका दूसरा प्रश्न ये था कि भाई आकाश में कुल कितने तारे हैं। आपको तो पता है कि हम बच्चों आकाश के तारे गिन नहीं सकते, क्योंकि वो अनगिनत है, हम उसको कभी भी गिन नहीं पाएंगे। चाहे हमारे पास कैसी भी टेक्नोलॉजी हो तो हम आकाश के तारे को गिन नहीं पाएंगे। हम एक अंदाज से कह सके, लेकिन एग्जैक्ट हम फिगर नहीं बता पाएंगे। इस प्रश्न का जवाब बीरबल को भी नहीं पता था या फिर ख्वाजा सरा को नहीं पता था, लेकिन ख्वाजा सरा ने ऐसा प्रश्न क्यों दिया कि भाई उसको नीचा दिखाने के लिए। तो बीरबल ने भी फटाक से बोल दिया। जैसे ख्वाजा सरा ने ऐसा मुश्किल प्रश्न दिया तो वैसे बीरबल ने भी एक भेड़ मंगवाई। भेड़ को तो पता है मेरे, सीप भेड़, तो भेड़ मंगवाई। तो उस भेड़ के तो कितने सारे बाल होते हैं आपने तो देखा होगा। तो बोला कि भाई इस भेड़ के ऊपर जितने बाल है उतने ही आकाश में तारे हैं। अब न तो कोई आकाश के तारे गिन सकता है या न तो कोई भेड़ के बाल गिन सकता है। तो मतलब कांटे को कांटे की टक्कर, ठीक है, मतलब शेर के ऊपर सवा शेर जैसा प्रश्न बीरबल ने दिया और ख्वाजा सरा की बोलती बंद हो गई। तो मतलब ऐसे प्रश्नों का ऐसा ही जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 7, ख्वाजा सरा का तीसरा सवाल क्या था और बीरबल ने उसका क्या उत्तर दिया? उत्तर, ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न यह था कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉसिबल मतलब अशक्य, जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा ही प्रश्न था। तो भाई बीरबल भी बहुत चतुर था, हाजिर जवाबी था, तो उसने भी उसका जवाब ऐसा ही दिया। तो भाई उसका ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न यह था कि भाई संसार की आबादी, संसार मतलब पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, पूरे वर्ल्ड की आबादी मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी जनसंख्या है, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। तो भाई बीरबल ने भी बोला कि भाई संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने लोग मरते हैं उतने जन्म भी लेते हैं। तो भाई कोई फिक्स नहीं बता सकता कि भाई दुनिया पर इतनी ही आबादी इतने ही लोग हैं, तो भाई इसका जवाब भी यही होगा। तो उसने बोला कि भाई अगर आपको गिनना ही है उसके बावजूद भी, तो सारे दुनिया के जो लोग हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसी तरह इस प्रश्न का भी बीरबल ने जवाब दे दिया। प्रश्न 8वां, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। उत्तर, हाँ हो सकता है।
पहला ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह की संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं। मतलब हाँ, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर बीरबल ने ये भी बोला होता तो भी चल जाता। दूसरा सवाल ये था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका उत्तर भी ये हो सकता है कि एक बोरी में सरसों में जितने दाने हैं, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकता है। मतलब एक बोरी तो कितनी बड़ी होती है, उसमें भी सरसों के दाने अगर हम लोग गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब वो भी काम कठिन काम है। तो ये भी जवाब उसका हो सकता है। प्रश्न तीसरा प्रश्न ये था कि संसार की आबादी कितनी है। इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवा कर गिनती कर सकता है। ये भी हम लोग गिन नहीं सकते। हमारे जो सिर के ऊपर बाल है और दाढ़ी में जो बाल है वो भी हम लोग गिन नहीं सकते। मतलब बहुत ही कठिन काम है। तो इसका जवाब ऐसा हो सकता था। प्रश्न 9, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? मतलब आप अगर ख्वाजा सरा की जगह होते, आप बीरबल को हराने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछते? उसका उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता, देश में कुल कितने पशु पक्षी हैं? देश में कुल कितने पशु पक्षी है? तो ये भी जवाब थोड़ा सा कठिन है। ये भी प्रश्न बहुत कठिन है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। प्रश्न 10, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देता। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? मतलब ख्वाजा सरा का अगर चलता, मतलब उनका कहना लोग मानते तो बीरबल को वो हिंदुस्तान से निकलवा देते, ठीक है, क्योंकि वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन अगर आपका बस चले, मतलब आप जो बोले वो हो जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो, तो आप कौन सी इच्छा पूरी करना चाहोगे? इसका उत्तर है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लो और सारी दुनिया की सैर करूं, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लो और जब भी चाहे खाता रहो। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भगा दो। भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की इच्छा यही होनी चाहिए। हाँ, तो आप इस तरह के अच्छे काम भी कर सकते हो, आप देश की सेवा वाला भी काम कर सकते हो। प्रश्न 11, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, उनके भी नाम पता करो। मतलब जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल एक रत्न था, मतलब एक खास दरबारी था, तो भाई उसके जैसे और भी तो लोग होंगे न? तो उसके नाम बताओ। तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली और लाला बुजक्कर। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अब यहाँ पर पर्यायवाची लिखा है, तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि समानार्थी शब्द, ठीक है, समान अर्थ, मतलब उसका भी समान अर्थ, मतलब उसके जैसा ही अर्थ निकलता हो ऐसा आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है बुद्धिमान। तो भाई बुद्धिमान का मतलब होता है कि जिसमें बुद्धि हो, मतलब वो कुछ सोच समझ कर कार्य करता हो, तो उसका समानार्थी शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द है समझदार। अभिमान का होगा घमंड, संसार का होगा दुनिया, पल का होगा क्षण, मतलब पल नहीं बोला कि इस पल में हमने ये, मतलब इस पल हमारे लिए बहुत कीमती है, वो वाला पल। तुलना मतलब कंपैरिजन, मतलब एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ उसकी तुलना करना, उसको कंपेयर करना, उसको बोलना है बराबरी करना। संतुष्ट मतलब तृप्त। मूर्ख तो होगा उसका बेवकूफ़। विश्वास तो यकीन। कोशिश प्रयत्न मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संदेह मतलब शक, मुझे इस बच्चे पर शक हो रहा है कि उसी ने मेरी पेंसिल तोड़ी है। केंद्र अभी आपने देखा सेंटर, इसको बोलेंगे मध्य। जलन का होगा ईर्ष्या। उसके बाद आवाज का मतलब होता है नाद, आवाज। स्थान का होगा जगह, गलत का होगा झूठ, बादशाह का होगा शहंशाह, प्रश्न का होगा सवाल, आकाश का होगा आसमान, आबादी का होगा जनसंख्या।
आबादी का होगा जनसंख्या। उसी तरह से निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विलोम में उनको पता नहीं चलता है। विलोम का मतलब होता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे मतलब कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पर लिखा है प्रश्न, तो भाई न आगे लिखेगा, स लिखेगा, प्र लिखेगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं, विलोम शब्द मतलब विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। मतलब जैसे कि गर्म है तो उसका विलोम शब्द होगा ठंडा। मतलब आपको उसके अपोज वाला वर्ड लिखना है। तो सबसे पहला है प्रश्न। तो प्रश्न का क्या होगा, उसका एकदम अपोज, उसका विरुद्ध अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, उत्तर। विश्वास का होगा संदेह, गलत का होगा सही, मूर्ख का होगा बुद्धिमान, संतुष्ट का होगा असंतुष्ट। आकाश, आकाश तो भाई ऊपर होता है और पाताल का ऊपर होता है पानी के नीचे। संतोष तो असंतोष, पसंद नापसंद, ज्ञानी तो मूर्ख। पाठ में से काम वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। काम वाले मतलब क्या होता है बेटे, यहाँ पर एक्शन वर्ड आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर करना, जलना, सोचना, रहना, निकलवाना, नापना, गिनना, कहना, बढ़ाना, मतलब इन सारे शब्दों में कोई ना कोई कार्य होता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, काम वाले शब्द। पाठ में संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है, तो भाई वह यहाँ पर लिखा है ख्वाजा, हिंदुस्तान, वही देखो यहाँ पर स व त दोनों मिलकर एक शब्द बना है, हिंदुस्तान, मुश्किल, विश्वास और प्रश्न। दो व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन को तो आपको पता है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो दो व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, उस तरह संयुक्त शब्द भी इनसे ही बनेंगे। जैसे कि क्ष, एक क्ष जो बना है वो क और श से बना है, ठीक है। तो भाई क्ष से कोई एक शब्द बना देंगे तो क्षत्रिय, क्षमा, शूद्र, अक्षमता, क्षेत्रफल, क्षेत्र, कुशल, क्षेम। इसके बाद आएगा त्र, तो इसमें त और र दो व्यंजन से ये बना है। तो त्र से बनेगा त्रस्त, त्राण, त्रुटि, त्रिशूल, शत्रुता, पत्रिका और पात्र। इसी तरह से ज्ञ, तो ज्ञ बना है दो व्यंजन से बना हुआ है। तो ज्ञ से बनेगा ज्ञानी, यज्ञ, अज्ञान, अज्ञात, ज्ञानपीठ और ज्ञापन। इसी तरह से श्र, तो श्र बना है श और र से। तो श्र से क्या होगा, श्रीमान, श्रीमती, परिश्रम, श्रमिक, श्रमदान, श्रवण, कुमार। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर लिखो। अब कुछ बच्चों को पता नहीं लगा अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार मतलब क बिंदी, छोटी सी बिंदी। कोई भी शब्द जैसे क लिखा है तो क के ऊपर जो बिंदी होती है उसको बोलेंगे कंग, और यहाँ पर लिखा कंठ, ठीक है। तो जो क के ऊपर जो इस तरह की बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, कंठ, इसको बोलेंगे कंठ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पसंद में स के ऊपर बिंदी है तो पसंद, यहाँ पर ह के ऊपर हिंदुस्तान, यहाँ पर स के ऊपर संतोषजनक, यहाँ पर स के ऊपर संसार, तो यहाँ पर र के ऊपर तुरंत, ल के ऊपर लंबी और के ऊपर केंद्र। इसी तरह से पाठ में से अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। अनुनासिक मतलब यहाँ पर आपको लिखना है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पना हूँ, मंगवा कर पहुँचे दूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में दोनों में बोलने में बहुत फर्क है। देखो मैं यहाँ पर एक शब्द बोलता हूँ संसार, ठीक है, संसार। और यहाँ पर एक शब्द बोलूँगा, चलो ये वाला बोलूँगा दूंगा। तो दूंगा बोलेंगे तो थोड़ा सा जोर लगा के हमें बोलना है दूंगा, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदु आएगा तो आपके नाक से वो आवाज़ निकलेगी, थोड़ा सा आपको जोर लगाना है, बाहर लगाना है। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर योजक चिन्ह, तो दो शब्दों के बीच में एक लाइन, तो इसको योजक चिन्ह बोलेंगे हिंदी में। तो आपने पाठ में देखा होगा कि बहुत से, ये मैंने सारे जो शब्द है वो पाठ से लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए। तो आप लोग भी आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है बड़े बड़ो, सोच विचार, अचकन पगड़ी, लंबी चौड़ी, बीचों बीच, पल पल, मरना जीना, ठीक ठीक, नाक बो। तो बच्चों अभी आपको फ़िलहाल यही सीखना है
कि ये जो दोनों शब्दों के बीच में जो ऐसी लाइन है इसको योजक चिन्ह वाले शब्द बोलते हैं। वचन बदलो, पगड़ी। तो बच्चों वचन बदलते समय एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई वचन बदलते समय जैसे यहाँ पर लिखा है पगड़ी। बच्चों इसमें जब आप वचन बदलते हो तो जब पगड़ियाँ लिखेंगे हम लोग तो ड के ऊपर इसको राइट साइड में जो ई की मात्रा है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर ड के देखिए, ड से पहले आएगी, मतलब लेफ्ट साइड में आएगी। जब भी बहुवचन होता है तो जो ई की मात्रा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर छड़ी, तो छड़ियाँ, तो देखो यहाँ पर ड में छड़ी में यहाँ पर देखिए राइट साइड में ई की मात्रा है, लेकिन जब बहुवचन किया तब वो लेफ्ट साइड में मतलब बाईं साइड में आ चुकी है। तुक वाले शब्द, खास तो दास, तुक वाले मतलब राइमिंग वर्ड्स, जैसे खास तो दास, नाप तो आप, बड़ा तो खड़ा, दिया तो लिया। अब लिंग पहचानना है, लिंग पहचानना। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सी गलती करते हैं। लिंग बदलने के लिए आपको पहले वो मेल है या फीमेल, मतलब स्त्री है या पुरुष, वो पहले आपको तय करना है। जैसे कि बादशाह, तो बादशाह तो आपको जाहिर सी बात है कि बादशाह कौन होगा, आदमी ही बादशाह होगा, तो बादशाह में क्या आएगा, पुल्लिंग। तो जितने भी मतलब पुरुष है, मेल है, उसमें आएगा पुल्लिंग, और जिसमें आएगा स्त्री है तो सब में आएगा स्त्रीलिंग। हाँ तो बच्चों यहाँ देखिए लिंग पहचान कर लिखिए, आपको लिंग उसका पहचानना है कि मतलब वो स्त्री है या पुरुष है। तो भाई कैसे आप लोग लिखेंगे, भाई स्त्रीलिंग लिखना है और पुल्लिंग लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बादशाह, तो बादशाह है हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा। आपको उतना तो फर्क चल जाएगा कि कोई लड़की है तो हम उसको किस तरह से बुलाते हैं और लड़का है उसको किस तरह से बुलाते हैं, वो आपको पता चल जाता है। तो हम जब बोलते हैं कि भाई ये लड़का कैसा है, ठीक है, अगर लड़की के बारे में बोले तो हम क्या बोलेंगे, ये लड़की कैसी है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसा और कैसे, तो कैसा है वो हमने लड़के के लिए उसका उपयोग किया और कैसी है वो लड़के के लिए उपयोग में किया। तो यहाँ पर बादशाह जो लिखा है तो हम लोग बोलेंगे बादशाह कैसे, ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा, बादशाह कैसा। तो बादशाह कैसा आएगा तो उसमें पुल्लिंग आएगा। दाढ़ी कैसा, ऐसा तो बोल नहीं सकते, मतलब उसके साथ वो सेट नहीं होगा, तो दाढ़ी कैसे स्त्रीलिंग। संसार कैसा पुल्लिंग, जमीन कैसी स्त्रीलिंग, बीरबल कैसा पुल्लिंग, बालक कैसा पुल्लिंग, भेड़ कैसे स्त्रीलिंग, आसमान कैसा पुल्लिंग। इसी तरह से आपको लिंग बदलना है। इसमें बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, लिंग बदलने के लिए बोलते तो वो लोग बच्चे पुल्लिंग लिख देते हैं, स्त्रीलिंग लिखते हैं। लेकिन बच्चों आपको इसको याद रखना है, लिंग बदलना है तो यहाँ पर लड़का का लड़की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बादशाह है तो बादशाह का क्या होगा, बेगम, साहब का साहिबा। निम्न मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पहला है नाक भौं सिकोड़ना, मतलब अर्थ उसका है अप्रसन्नता प्रकट करना, मतलब नाक भौं, नाक मतलब कोई जब भी नाक भौं मतलब नाक और भौं, भौं मतलब जो आपकी आईब्रोज होती है वो कौन सिकोड़ता है, जब कोई अप्रसन्नता मतलब किसी को कोई व्यक्ति के आने से या उसका कुछ काम से वो खुश नहीं होती है तब उसको बोलते हैं नाक भौं सिकोड़ना। तो गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना, उसका अर्थ है भेद खुलना। वाक्य परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। तीसरा छक्के छूटना, अर्थ कोई उपाय न सूझना, मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें कोई उपाय नहीं सूझता है तो उसको बोलना छक्के छूटना। मतलब हम लोग साइकिल लेके जा रहे होते हैं और सामने से अचानक एक बड़ी सी ट्रक आ रही है और हमारी साइकिल में ब्रेक नहीं आ रही है, तो उस समय में क्या होगा, हमारे छक्के छूट जाएंगे। तो मतलब उस समय में हमें कोई उपाय नहीं सूझता है कि भाई साइकिल को छोड़कर भाग जाए, तो इसको बोलते हैं कोई उपाय न सूझना। मतलब सामने शेर आ जाने पर रामू के छक्के छूट गए, तो मतलब सामने शेर आ जाए तो भी हमारे छक्के छूट जाते हैं। अब यहाँ पर नक्कार खाने में तूती की आवाज, अर्थ ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान न जाए, मतलब नक्कार खाने में तूती की आवाज,
ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान न जाए। मतलब कुछ क्लास में आपने देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे, वो बहुत बातें करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई बात, मतलब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनकी कोई बकवास नहीं सुनता है। तो इसका उत्तर है, अपने आप को चतुर समझने वाले कालिया की बात को सब नक्कर खाने में तूती की आवाज़ के समान मानते हैं। मतलब आपने कक्षा में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं वो बकवास करते रहते लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। तो उनकी जो बात है वो कैसी हुई, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी आवाज़ हुई। और अंत में बच्चों आपको ये चित्र बनाकर आपको इसमें रंग भरना है। तो अकबर का चित्र भी आप बना सकते हो और बीरबल का चित्र भी बना सकते हो। तो बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा, ये मेरा जो समझाने का तरीका आपको बच्चों कैसा लगा? अगर ये मेरा समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी नए वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।